नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पाठ है ये पतंग कविता है, जो समकालीन साहित्यकार आलोक धनवा की लिखी हुई एक कविता है। आलोक धनवा जो थे, इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव कविता नहीं लिखी। इनका एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित हुआ था और उसी से ये कविता ली गई है। पतंग जो है इनकी एक बहुत लंबी कविता है, इसलिए इस कविता के तीसरे भाग को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कविता पढ़ने से पहले कविता का सारांश जो है यहाँ पर दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, यानी दुनिया रोज बनती है एकमात्र कविता संग्रह है इनका, जो 98 में प्रकाशित हुआ था 1998 में, और उससे ये कविता ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, यानी इस पतंग कविता के तीसरे भाग को इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है। देखिए, बिंब इसमें बहुत हैं, बिंबों का प्रयोग किया गया है इस कविता में। बिंब किसे कहते हैं? बिंब उस शब्दावली को कहते हैं या उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई चित्र हमारे मन में उभर जाता है, जिसे पढ़ करके कोई चित्र हमारे मन में उभर जाता है, उसे बिंब कहा जाता है। 5 प्रकार के होते हैं बिंब। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे संबंधित 5 बिंब होते हैं, जैसे आँखों से संबंधित, कानों से सुनने से संबंधित, सूंघने से संबंधित और स्पर्श करने से संबंधित। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं 5 बिंब होते हैं। इसका एक प्रश्न भी है, आगे आप कहोगे तो वो बता देंगे इसमें कविता के अंत में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहाँ दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो यानी अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? यानी उन बच्चों का वर्णन जो है, वो पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे हैं उनका वर्णन इस कविता में जो है वो बहुत सुंदर जो है वो बिंबों के माध्यम से कवि ने किया है। कवि ने लिखा है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी बारिश का महीना गया, बौछारें गई, भादो यानी भाद्रपद महीना वो भी निकल गया है। उसके बाद में कहता है कि जो सवेरा आता है, शरद ऋतु आती है और फिर उसका जो सवेरा आता है वो खरगोश की आँखों, लाल आँखों जैसा सवेरा जो है वो आता है। ये एक बिंब है, खरगोश की आँखों जैसा बिंब। तो ये क्या है? ये दृश्य बिंब जो है वो इसमें दिखा रखा है। कहता है सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यानी फिर सर्दी आती है, भाद्रपद चला जाता है, भाद्रपद का महीना चला जाता है, बारिश की तेज बौछारें चली जाती हैं, फिर खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा आता है और फिर सर्दी आती है पुलों को पार करते हुए।
कहता है सर्दी आई पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कहता है कि इस तरह वो बुलाता है। तो इसमें कवि ने प्रकृति के मनोरम छटा और बाल मन की उमंगों का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। और शरद ऋतु जो है उसका मानवीकरण किया गया है, मानव की तरह वर्णन। कहता है कि साइकिल चलाता है, पुलों को पार करते हुए आता है। ये क्या है? ये बिंब हैं। और कौन से बिंब हैं? गतिशील दृश्य बिंब हैं, जो कि गति करते हुए दिखाया गया है। तो एक चित्र हमारे मन में जो है वो उभरता है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें मानव की तरह वर्णन करते हुए दिखाया जाता है कविता में। कहता है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कौन? शरद ऋतु जो आई है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब देखिए, आकाश को, ये भी बिंब है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बना देता है ताकि बच्चों की पतंगे आसमान को छू सके, ताकि बच्चों की पतंगे आसमान में उड़ सकें। और शरद जो है वो साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर से आता है और पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के झुंड को जो है वो आमंत्रित करता है, बुलाता है। कहता है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। पतंग को कोमल बना देता है, मुलायम बना देता है, इसलिए ताकि उनकी पतंग जो है वो आसमान में ऊंचे तक उड़ सके। यानी कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और शरद ऋतु आते ही आकाश साफ और चमकीला दिखाई देता है, कोमल और मुलायम दिखाई देता है। तो इसमें शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब की प्रस्तुति भी इस कविता के अंदर दी गई है। अब देखिए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहता है कि जो रंग बिरंगी जो पतंगे आसमान में उड़ेंगी उनकी तुलना तितलियों की दुनिया से की गई है। कहता है तितलियां कैसी होती हैं? रंग बिरंगी होती हैं। तो कहता है कि जिस तरह से जो वातावरण तैयार होगा, कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, कौन? पतंग। कहता है दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी बहुत पतले कागज से पतंग बनती है कि वो उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांस की कमानी जो है उसके अंदर लगती है पतंग में। और कहता है शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहता है कि जो रंगीन आसमान तैयार होगा पतंगों से, तो उससे ऐसा लगेगा कि तितलियों की दुनिया जो है उसमें हम आ गए हैं। बच्चे जो पतंग उड़ाएंगे वो सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे, और इस तरह से जो है एक उमंग भरा वातावरण जो है वो तैयार होगा। पतंग की विशेषताओं को रंग बिरंगी तितलियों के समान इसमें बताया गया है। कहता है बच्चे जो होते हैं, कहता है वो जन्म से अपने साथ कपास लेकर आते हैं, कपास जिससे रुई बनती है, रुई सबसे हल्की चीज़ होती है। तो बच्चे जो हैं वो भी अपने शरीर के साथ मुलायमता लेकर आते हैं, कोमलता लेकर आते हैं, और रुई जैसी, कपास जैसी नाजुकता भी लेकर आते हैं। कहता है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है कि पृथ्वी खुद जो है वो घूमती हुई उन बच्चों के पैरों के पास आती है, और वो इतने नाजुक होते हैं कि उछलते फिरते कूदते रहते हैं। और कहता है कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बिना किसी को की सुध लिए वो दौड़ते हैं। कहता है जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कहता है कि छत जो है वो भी नाजुक हो जाती है। उनकी नाजुकता के आगे, बच्चों की मुलायमता के आगे छत जो है वो भी मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है।
कहता है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और दिशाएं जो है वो मृदंग की तरह बजने लगती हैं। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जो हाथ की थाप से बजाया जाता है। कहता है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग यानी कदमों की छलांग, ऊंचा एक कदम यहाँ रख लिया, दूसरा बहुत आगे रख लिया, पेंग भरना। कहता है जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कहता है कि डाल की तरह, कहता है कि जब बच्चे जो है वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पेंग भरते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं, कहता है उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है, और उनका झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना, सारी क्रियाएं वे शरीर के लचीलेपन के कारण ही कर पाते हैं। तो कहता है कि वे डाली की तरह लचीले वेग से अक्सर वो पेंग भरते हुए जो है वो छतों के ऊपर बेसुध जो है वो दौड़ते हैं और पतंग उड़ाने में जो है वो खोए रहते हैं। कवि आगे कहता है कि इस तरह से वो दौड़ते हैं, इस तरह से झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना, उनकी सारी क्रियाएं होती हैं कि वो खतरनाक किनारों तक भी जो है वो पहुंच जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। कवि कहता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहता है कि वो उस समय खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं छत के, और उस समय गिरने से उन्हें सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित संगीत ही उनको बचाता है। यानी उनके शरीर के अंदर जो उमंग है उनके अंदर, कहता है वो ही उनको जो है वो उस दुर्घटना से बचाती है। उस समय कोई नहीं आ सकता है तुरंत उनको बचाने के लिए। कहता है कि उनका रोमांचित शरीर का संगीत जो है वो ही उनको जो है वो उस समय बचाता है। कहता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कहता है रंध्र बोलते हैं रोम को, जहाँ से पसीना निकलता है। कहता है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कहता है पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कहता है जिस तरह से पतंग को एक धागा जो है वो थामे रखता है, कहता है वो ऊंचाइयां छूती हैं धड़कती हुई, तो कहता है ठीक उसी तरह से उन बच्चों को भी अपने रंध्रों का सहारा मिलता है। यानी वो अपने रंध्रों के, अपने रोम के जो है उनके सहारों से ही जो है वो उड़ रहे हैं पतंग की तरह। यानी कवि ने पतंग उड़ाते हुए प्रस्तुत होती खतरनाक स्थितियों से अवगत करवाया है, और बच्चे जो हैं वो भी अपने ही रंध्रों के सहारे जैसे उड़ रहे हैं। दृश्य बिंब जो है वो इसमें प्रस्तुत किया गया। ये देखो, ये इसमें चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से वो छतों के खतरनाक किनारों पर जो है वो पहुंच जाते हैं और किस तरह से फिर वो उससे बच पाते हैं। ये देखिए अंतिम पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं अंतिम पंक्तियां। कहता है कि अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। कहता है कि यदि वो कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से तो, और यदि वो बच जाते हैं तो, कहता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। कहता है यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो उनका साहस जो है वो बढ़ जाता है। कहता है दुगने मनोवेग से वे पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं, पतंग उड़ाने में लग जाते हैं, और तपते हुए सुनहरे सूरज के सामने भी वो हार नहीं मानते हैं। पतंग उड़ाने से फिर वो बाज नहीं आते हैं यदि वो बच जाते हैं तो। कहता है अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है पृथ्वी खुद जो है वो घूमती हुई तेजी से उनके पैरों के पास जो है वो चली आती है। यानी बच्चे खतरों को झेलकर साहसी बनते हैं। दुगने मनोवेग से
वो अपना कार्य जो है वो पुनः तेज़ी से करते हैं। उनकी गति और उत्साह और भी तेज हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तेज़ी से घूमती हुई बच्चों के भागते तेज कदमों के समीप स्वयं ही आ जाती है और उनका सहयोग करती है। तो ये बहुत ही सुंदर बिंबों से सजी हुई ये कविता जो है वो यहाँ पर दी गई है। अब एक आगे प्रश्न है इसमें जो कि बिंबों से संबंधित है। ये देखिए 3 नंबर का प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता में जो है वो बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। मैं लिख तो नहीं सकता इसमें, लेकिन बता सकता हूँ बोलकर कि कौन सी पंक्ति में कौन सा बिंब जो है वो प्रयोग किया गया। मैंने कहा है कि 5 प्रकार के बिंब होते हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके आधार पर उनको प्रकार जो है वो दिया गया है। पहली पंक्ति है कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो इसमें कौन सा है बिंब है? तो इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। देखो सबसे तेज गई यानी गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ तो इसमें स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा तो इसमें स्थिर चाक्षु बिंब है। चाक्षुष मानी आंखों से संबंधित। अब देखिए शरद आया पुलों को पार करते हुए, आया इसका मतलब गतिशील दृश्य बिंब है। कहता है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो इसमें चलाते हुए यानी गतिशील दृश्य बिंब है इसमें भी। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो इसमें दृश्य बिंब सर्व बिंब है। इसमें सर्व बिंब है। सर्व बिंब यानी घंटी बजा रहा है यानी सुनने का चित्र जो है इसमें उपस्थित हो रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो इसमें गतिशील चाक्षु बिंब है, चाक्षुष बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसमें स्पर्श बिंब है। मुलायम इसका मतलब स्पर्श करके देखिए, तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। और कि पतंग ऊपर उड़ सके तो इसका मतलब देखिए दृश्य बिंब है। तो इसमें जो है ये बिंब जो है वो 5 प्रकार के होते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार। और जो भी प्रश्न जो हैं इसमें कविता को पढ़ने से जो है बाकी प्रश्न जो है वो हमारे समझ में आ सकते हैं, आसान प्रश्न है। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।